विपक्ष मांग करता है 75, आप कहते हैं नॉट आउट, और दूसरी तरफ जो आवाज आ रही है आउट। देवानंद जी के साथ मेरी गहरी घनिष्ठ मित्रता थी। उन्होंने 1980 के दशक में मुझे कहा था, जॉली यू विल गो माइल्स अहेड। एक बात और मुझे कही थी कि व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, टॉक पॉजिटिव, सी पॉजिटिव, हेयर पॉजिटिव, ब्रीथ पॉजिटिव, और जॉली तेरा दिल भी धड़के तो वो भी पॉजिटिव धड़कना चाहिए। कि आपको कोई जिम्मेदारी क्यों नहीं दी गई? मेरे पास पद रहा या पद नहीं रहा, मैं पद का कभी वो मोहताज नहीं। व्यक्तिगत, इतना सब कुछ होने के बाद पार्टी के प्रति कोई टीस? मेरे पास कोई सरकारी पद होता या जिम्मेदारी होती तो मैं जितना काम आज कर सक रहा हूं उसका 25% एग्जैक्टली यही मैं डबल कहना मैं चाह कर रहा पाता। था। आज भी मनोज बटवानी अपनी उस न्यायिक प्रक्रिया के आखिरी दौर पर है। लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार के ऊपर मनोज के इस केस के साथ न्याय करेगी और मुझे उस केस को हाईएस्ट अथॉरिटीज लाइबेरिया में भी और भारत में भी उठाने का सौभाग्य मिला। मेरे से एक मेरे मित्र ने बोला, आप उस प्रधानमंत्री के पक्ष में चित्र प्रदर्शनी का आयोजन कर रहे हो जिनके समय में आपकी शब्दावली को लूं, आपको तो कुछ नहीं मिला। आप लोगों ने लकीर खींची है, प्रधानमंत्री जी ने लकीर खींची है कि भी 75 साल का जो होगा वो मार्गदर्शन मंडल में चला जाएगा। ऐसी कभी भी कोई भी बात ना संगठन में ना संगठन के बाहर, नहीं डॉक्टर, लेकिन उसको जिस प्रकार से एट्रीब्यूट किया गया वो मीडिया की क्रिएशन रहा। बातचीत की श्रृंखला में आज हमारे साथ बहुत एक खास मेहमान हमसे जुड़ रहे हैं। अगर मैं परिचय कराऊं, परिचय के वो मोहताज नहीं है। डॉक्टर विजय जौली नाम है। आप वरिष्ठ भाजपा के नेता हैं। सामाजिक कार्यों में आपकी जो लंगता और जो आपकी हमने एक विशेष लगाव देखा है वो बिल्कुल यूनिक है, अलग है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जौली जी, जो आप सन 1980 में छात्र संघ का चुनाव लड़ा और इस समय भी चुनाव ही हो रहा है, इस समय कितना फर्क महसूस करते हैं दोनों चुनाव में, तब के और अब के में? पिछले 45 वर्षों में लोगों की सोच बदल गई है। तब मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे, कलर टेलीविजन नहीं हुआ करता था। एक घर से दूसरे घर या एक देश से दूसरे देश में संपर्क करने के लिए हम हेलो, तेज बोलो, टेलीफोन कॉल लगाते थे तो अर्जेंट कॉल, फिर उसके बाद उसको बोलते थे ऑपरेटर को लाइटनिंग कॉल लगा दो। लेकिन आज 2025 के युग में संपर्क और इस संपर्क के दुनिया के आयाम बदल गए। लेकिन अगर विजय जॉली 1980 में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष बना, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, हमने अपनी विचारों की प्रतिबद्धता, काम करने की लगन और कर्मशीलता के आधार पर आज वर्ष 2025 में भी मैं अपने आप को शारीरिक स्तर पे, वैचारिक स्तर पे और संपर्क स्तर पर उतना ही युवा मान के चलता हूं जितना आज से 45 वर्ष पूर्व 1980 के युग में था। मतलब भूतपूर्व युवा ना कहें, प्रेजेंट में भी हम लोग युवा ही कहें आपको। देखिए, मुझे भारत के सदाबहार फिल्मी हीरो देवानंद जी के साथ मेरी गहरी घनिष्ठ मित्रता थी। उन्होंने 1980 के दशक में मुझे कहा था,
जॉली यू विल गो माइल्स अहेड। और उन्होंने एक बात और मुझे कही थी कि व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, टॉक पॉजिटिव, सी पॉजिटिव, हेयर पॉजिटिव, ब्रीथ पॉजिटिव, और जॉली तेरा दिल भी धड़के तो वो भी पॉजिटिव धड़कना चाहिए। वो 1980 का गैर राजनीतिज्ञ का दिया हुआ पाठ मैं आज तक उसका अनुकरण करता रहा। और एक बात और उन्होंने कही थी, जो दिखता है वो बिकता है, इसलिए अपने आप को सटीक रखो, विचारों से, व्यवहार से, कपड़ों से, और दूसरों से जब मिलो तो शालीनता से मिलो। और इसके अलावा एक अन्य पाठ जो पूरी जिंदगी भर मैंने जिसका अनुकरण किया, वो मेरी सास, मेरी धर्मपत्नी की माताजी, जिनके साथ मैंने पूरा जीवन बिजनेस से कमाया और राजनीति पे लगाया, उन्होंने एक बात कही, जो लोग तुमसे काम करवाने आते हैं उनको लटकाओ मत, जो काम कर सकते हो वो काम को तुरंत कर दो, और जो काम नहीं कर सकते हो विनम्रता से हाथ जोड़कर मना कर दो उनको मना कर दो। डॉक्टर साहब, मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, जो आपने चुनाव लड़ा और आपने शीला दीक्षित के खिलाफ भी चुनाव लड़ा था, जहाँ तक मेरी जानकारी है। ये सब देखने के बाद में मैं बदलाव की बात कर रहा हूँ। 80 का ज़माना, आज 2025 में सोशल मीडिया का ज़माना है, बड़ा बदलाव आपने देखा है। उस समय का क्या, मुझे लग रहा है 10,000 में चुनाव लड़े जाते थे, आज 10,000 की कोई वैल्यू नहीं है। इस बदलाव को आप सही मानते हो? मैं सही मानने ना मानने वाला कौन होता हूं? समय के साथ आप जिम्मेदार व्यक्ति हो, आपके मुख से निकले हुए शब्द स्मरण के तौर पे लोग उसको इस्तेमाल करेंगे। जिम्मेदार आदमी ही तो बता सकता है सही और गलत। मेरा तो ये मानना है, हर समय की धार के अंदर आदमी को कुछ अपने मान्यता के बिंदुओं का अनुकरण करना आवश्यक रहता है। राजनीति करो, पारदर्शिता से करो, जो काम कर सकते हो उसको मन लगाकर करो, और जो नहीं कर सकते हाथ जोड़ के क्षमा मांग लो। डॉक्टर साहब, आपका सामाजिक संगठन में संलिप्तता, उनके साथ में काम करना, तकरीबन जो मेरी जानकारी है आप लगभग 90 से 95 देशों की यात्रा कर चुके हो। वो यात्रा ये नहीं है कि सैर सपाटे के लिए, घूमने के लिए, किसी के लिए, किसी का बच्चा कहीं पे फंसा हुआ है या कोई किसी समस्या एम्बेसी से, वो आप पूरा करते आए हो। इसमें फंडिंग कहाँ से होती है, खर्च कहाँ से आते हो, और ये सब इतना सारा आप कर कैसे पाते हो? देखिए, मैं अनेक वर्षों तक नॉन डिप्लोमैट, नॉन एम्बेसडर लेवल का व्यक्ति और कार्यकर्ता होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने जो जो दायित्व मुझे दिए, पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, स्वयंसेवक के रूप में, पदाधिकारी के रूप में, युवा मोर्चा में दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और मंत्री के रूप में, बाद में विधायक के रूप में, और इन सब के साथ विदेश विभाग के सह प्रमुख और प्रमुख के रूप में जो कॉन्फिडेंस मुझे पार्टी ने मेरे में व्यक्त किया, मैंने उसके साथ कहीं ना कहीं न्याय करने की कोशिश करी। दुनिया के 94 देशों का दौरा करने के बाद विचारों का, और भारतीय मूल के जो करोड़ों लोग सूरीनाम में हो, गुयाना में हो, अमेरिका में हो, चाइना में हो, जापान में हो, फ्रांस में हो, इंडोनेशिया में हो, थाईलैंड में हो, नेपाल में हो, पाकिस्तान में हो, युगांडा में हो, एंडोरा में हो,
जिस प्रकार से भारतीय मूल के लोगों के साथ संपर्क साधकर उनको भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से अवगत कराने का मुझे मौका मिला, मैं अपने आप को धन्य मानता हूं। और इस बड़े प्रकल्प में जो ओवरनाइट नहीं रहा, इस 45 वर्षों की लंबी राजनीतिक और वैश्विक यात्रा के दौरान मुझे वो समय भी याद है 2008 और 9 के अंदर, जब तब के गुजरात के मुख्यमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से बहुत सी वेस्टर्न कंट्रीज के डिप्लोमैट्स और सरकारें उनसे हाथ मिलाने में भी गुरेज करती थी। मैं सैकड़ों विदेशी राजदूतों को इकट्ठा कर संवाद कर डिबेट कर समझाकर उनको गांधीनगर वाइब्रेंट गुजरात के कार्यक्रम में लेके जाता था, तब के मुख्यमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के न्योते से। इतना सब कुछ होने के बाद पार्टी के प्रति कोई टीस? मुझे लग रहा है ये सवाल करके मैं दुखती राग पे हाथ तो नहीं रख रहा हूँ। विजय जौली इतना बड़ा नाम, इतने सारे पद कद के बावजूद भी ऊर्जावान, लेकिन नकारा हुआ व्यक्ति, इतने समय से कोई पद नहीं, कोई कद नहीं, कोई चुनाव नहीं लड़ाया, कोई कुछ नहीं। क्या पार्टी की ज़रूरत जौली साहब खत्म हो गए? देखिए, मेरे मन में कोई टीस नहीं, मेरी कोई शिकायत नहीं है। मैं तो पॉजिटिव व्यक्ति हूं, मैं कर्म में विश्वास रखता हूं। और 2023 के अंदर कोरोना पेंडेमिक के समय दुनिया के 156 देशों के अंदर संपर्क कर हमने 156 देशों की नदियों और समुद्रों के जल को भारत में मंगवाया, उसको पैक करवाया, हर देश के नाम का झंडा और उनका नाम कॉपर के लोटों में उस जल को भरकर 23 अप्रैल 2023 को अयोध्या राम मंदिर के अंदर विशाल जलाभिषेक का कार्यक्रम करने का मुझे सौभाग्य मिला। मेरे मन में टीस कहां हो सकती है? प्रभु श्री राम ने जिस व्यक्ति को इतनी काम करने की ऊर्जा दे रखी हो, वो कभी भी टीस की बात तो नहीं करेगा, हंसी की बात जरूर करेगा। लेकिन सर, आपके समर्थक टीस की बात करते हैं। सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं आपसे, इतना ऊर्जावान व्यक्ति आपके साथ के, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो राज्यपाल हैं, जो बड़े बड़े पदों पे हैं, कोई आयोग में है, कोई कहीं पे भी है, और मेरी भी आपसे दोस्ती लगभग 20 साल पुरानी है, जितना मैं आपको इस बारे में जानता हूं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको कोई जिम्मेदारी क्यों नहीं दी गई? ये सवाल आपके समर्थकों की तरफ से आए हुए मेरे पास मैसेज। मेरे पास पद रहा, मैं ईमानदारी से सवाल कर रहा हूं आपसे, और मैं मेरे चाह रहा पास हूं पद ईमानदारी नहीं से आप जवाब दोगे इसका। मेरे पास पद रहा या पद नहीं रहा, मैं पद का कभी वो मोहताज नहीं। व्यक्तिगत, वो आपकी व्यक्तिगत है, आपने पद कद का कभी आपने मोह ही नहीं करा, वो मैंने देखा। आपकी दोस्ती प्रधानमंत्री मोदी जी से तब से है जब वो आरएसएस के प्रचारक होते थे, विधायक होते थे, महासचिव होते थे, उसके बाद वो सीएम बने। मैं तब से मैं आपको जानता हूं, लेकिन बावजूद उनके जो लिस्ट में जितने भी बंदे हैं, हर कोई सेट है, लेकिन विजय जौली आज खाली होकर रमेश ठाकुर के साथ में पॉडकास्ट कर रहे हैं। लेकिन रमेश ठाकुर के साथ पॉडकास्ट इसलिए कर रहा हूं कि जितना मैं रेलिवेंट 1980 में था, जितना मैं रेलिवेंट 1992 में था, उतना ही रेलिवेंट 2025 में भी होऊंगा। तभी रमेश ठाकुर जी, मेरी इस पॉडकास्ट के लिए आपने मुझे निमंत्रण दिया। इसलिए मेरा ये मानना रहता है, जिन्होंने मुझे पद नहीं दिया, जिन्होंने मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं दी, उन्होंने मुझे मान सम्मान तो अवश्य दिया। और अगर मैं उस मान सम्मान से प्रतिभूत होकर अपने आयाम से इस समाज के लिए, इस मानवता के लिए, इस पार्टी के लिए मैं कुछ कर सकूं, तो मैं हमेशा अपने आप को कटिबद्ध मानता हूं। हां, कभी कभी टीस जरूर होती है। शायद अगर मेरे पास कोई सरकारी पद होता या जिम्मेदारी होती, तो मैं जितना काम आज कर सक रहा हूं उसका 25% एग्जैक्टली यही मैं कहना चाह रहा था। लेकिन शायद मेरे व्यक्तित्व में कुछ कमी रही हो,
शायद मैं अपने अधिकारियों को उन पदों के प्रति उपयुक्त नहीं ठहरा हूं। मैं तो इस भावना से अपने आप को प्रेरित होकर मानता हूं, मैं किसके ऊपर आरोप करूंगा या प्रत्यारोप करूंगा। मैं तो अपनी किस्मत के प्रति नतमस्तक होता हूं, जिसने मुझे इतने काम करने की ऊर्जा जो पहले दे रखी थी वो आज आपका भी है। वो आपका सर्कल है। देखो, एक म्यान होती है, एक तलवार होती है। तलवार निकाल के आपने फेंक दी, बेकार कर दी। अब म्यान जो बची खाली खोल है, उसको थोड़ी चला सकते हो। तो विजय जोली को तो खाली खोल बना दिया। अगर उसमें तलवार होती, तलवार अगर निकलती, वो चलती। मेरा कहने का मतलब यही था। मैं पार्टी के नियमों से, पार्टी के एक साधारण से सदस्य के रूप में जुड़ा हुआ हूं। जो पार्टी ने काम दे दिया उसको चुनौती के रूप में स्वीकार कर लिया। कभी कभी जब आप अपनी समर्था से ज्यादा का काम करते हो तो आप उसका कईयों को रॉन्ग वे रब भी कर अखरने देते हो। लगते हो, उसका दुष्परिणाम भी होने। क्या विजय जोली को ये लगा रास्ता थोड़ा सा बदला जाए? कभी नहीं। क्यों? मुझे याद है 1977 में जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने पदार्पण किया, भारत के सबसे बढ़िया बेहतरीन टॉपर्स के कॉलेज श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में मेरा एडमिशन हुआ। एडमिशन होने के बाद मेरा कोई राजनीतिक संपर्क नहीं था, लेकिन पहले दिन ही मैं 3 महानुभूतियों से मिला। एक मीडिया जगत के आज के हीरो रजत शर्मा, दूसरे दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के जो बाद में अध्यक्ष बने विजय गोयल, और तीसरे जो इन तीनों में हिंदी और अंग्रेजी में प्रवीण, हैंडसम, स्मार्ट, जो मेरे से पूर्व दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके थे, अरुण जेटली साहब से। इन 3 महानुभूतियों से अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के बाद पहले दिन मुझे मिलने का सौभाग्य मिला। लेकिन मिलने के बाद 3 दिन के बाद एक राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के प्रचारक इंद्रेश जी ने मुझे कॉलेज में आके पूछा, ये विजय जोली कौन है? मैंने हाथ ऊपर किया, मैं बड़ा खुश हुआ। तीसरे दिन आपको अगर कॉलेज में कोई आपका नाम लेके पुकारे, उन्होंने कहा मेरे साथ चलो। और जो राष्ट्रीयता का पाठ राष्ट्र स्वयंसेवक संघ, विद्यार्थी परिषद, जनता विद्यार्थी मोर्चा, जो संपर्क और जो संवाद उन्होंने मेरे साथ किया, वो हमेशा मेरे अंदर एक ऊर्जा के रूप में चलता रहता है। मैं अपनी विचारधारा को किसी पद के लिए छोड़ दूंगा? कदापि नहीं। लोगों को लगता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ, मुझे लगता है कि मेरी पार्टी ने मेरे साथ हमेशा न्याय किया है, मुझे बोलने की इतनी स्वच्छंदता दी। आपकी पार्टी में एक आरोप लगता रहता है। आपने जिस विचारधारा की बात करी, अगर इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, कहते हैं कि विजय जोली जैसे जो काम करने वाले हैं, खाटी के जो नेता हैं, समाज सेवी हैं, उनको आपका नेतृत्व नकारता है। सच्चाई है या नहीं? मैं इस ईमानदारी से। बात को नहीं मानता। जो काम करता है वो आगे आता है। कभी कभी ऐसा भी जरूर होता है। उमा भारती काम नहीं करती हैं, विजय जोली जी काम नहीं करते हैं। मैं लंबी एक लिस्ट आपको बता दूंगा। उमा भारती राष्ट्रीय अध्यक्षा रही युवा मोर्चा की, मुझे उनके साथ उनके डिप्टी के रूप में काम करने का मौका मिला। हाँ, बाद में वही उमा भारती जी मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री भी बनी, केंद्र के अंदर मंत्री भी दूसरा बनी। दौर था। वो दौर था जब विचारधाराओं की कद्र होती थी, हर चीज़ की कद्र होती है। मैं मौजूदा इरा की बात कर रहा हूँ। आप जैसे जिनके अंदर पोटेंशियल है, पॉलिटिक्स, सामाजिक, सबको लेके, आप जैसे कई ऐसे लोग हैं जो नकारे जा चुके हैं। हालांकि आप सच्चाई नहीं बता रहे हो, लेकिन जो टीस की जो बात कर रहा था, क्योंकि जब हम पॉडकास्ट लोगों के कर रहे हैं तो उनका तो दर्द कभी कभार खुल के बाहर निकल आता है।
हालांकि मैं खुद कुरेदने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप वो चीज़ निकाल नहीं रहे हो बाहर। कहीं दर्द होगा तो बाहर निकलेगा। दर्द नहीं है, मन के अंदर भी शांति है, मरहम की जरूरत नहीं पड़ रही है। चेहरे के ऊपर सात्विकता है, हाँ, दिमाग बिल्कुल साफ वो है। तो ईश्वर का देखो देन है। जब देवानंद साहब आपकी तारीफ कर सकते हैं तो फिर तो मतलब ही नहीं बनता है। लेकिन वही बात है कि दर्द नहीं है, देखिए, मुझे दर्द क्यों रहेगा? मरहम की भी जरूरत नहीं है। मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ काम किया, लाल कृष्ण आडवाणी जी के साथ काम किया, कुशाभाऊ ठाकरे जी के साथ काम किया, वेंकैया नायडू जी के साथ काम किया, राजनाथ सिंह जी के साथ काम किया, नितिन गडकरी जी के साथ काम किया, और इनके साथ साथ जो दूसरी पीढ़ी के नेता हैं, रविशंकर प्रसाद, शिवराज सिंह चौहान, मुख्तार अब्बास नकवी, और उन सब के अलावा जो दुनिया भर का मुझे दौरा करने का मौका मिला, उसने मेरी प्रतिबद्धताओं को, मेरे मन के पाटों को विस्तृत कर दिया। फुल स्टॉप कैसे लगा? फुल स्टॉप आज भी नहीं लगा। अभी मैं मलेशिया होके आया हूं, और मलेशिया, मॉडर्न मलेशिया के 100 वर्षीय पूर्व प्रधानमंत्री जो 24 साल तक मलेशिया का उन्होंने नेतृत्व किया, ऐसे 100 वर्षीय तुन महातीर मोहम्मद के साथ, जिन्होंने मुझे केवल 15 मिनट का समय कोलालंपुर में दिया था, अभी 15 दिन पूर्व मैं उनके साथ 45 मिनट पाकिस्तान और भारत, गाजा के अंदर हमास और इजराइल, यूक्रेन और रशिया के विषयों के ऊपर वार्तालाप करके आया हूं। मुझे क्यों समय मिला? क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं, और मुझे शौक है बात करने का, संवाद करने का, और उस संवाद का अपनी विचारधारा की प्रतिबद्धता को और नौजवान पीढ़ी को उद्वेलित करने का, जो कल आते हैं और आज पद की लालसा रखते हैं। हम तो इतने वर्षों से काम करते रहे, पद मिल गया ठीक है, नहीं मिल गया तो हम पानी को निकालेंगे, पहले खुद पानी पिएंगे और फिर साथ वाले को पानी ऑफर करेंगे, क्योंकि उससे ही आप आगे बढ़ने की ऊर्जा से ओतप्रोत होकर इस समाज के लिए, इस परिवार के लिए, इस देश के लिए और वैश्विक जगत के लिए कुछ दे सकते हैं। मतलब जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। खैर, मैं अब आप थोड़ा सा सामाजिक आपके कार्यों पे थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा। एक अभी मामला आप जिक्र कर रहे थे वेस्ट अफ्रीका का, वो बरेली से जुड़ा हुआ वो व्यक्ति है, क्योंकि इस तरीके के मार्मिक जो मुद्दे हैं जो भारत के और विदेशों से जुड़े रहे हैं, वो आप उठाते रहे हो, लोगों की समस्याओं के हल करते रहो। ये क्या मामला है जो बंदा बरेली से भी है? वो बरेली के एक भारतीय नागरिक मनोज वटवानी, जो अनेक वर्षों पूर्व वेस्टर्न अफ्रीका के देश लाइबेरिया में गए थे, वहां गीता हिंदू मंदिर के संस्थापक और मैनेजर के रूप में काम करते थे, और कांग्रेस शासन काल में आज से 25 साल पहले एक ऑनररी इंडियन काउंसलर, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उनको कांग्रेस ने जिम्मेदारी दी। अक्सर 3 साल के अंदर डिप्लोमेटिक सर्कल्स में जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। वो 20 साल तक भारत के मानद काउंसलर रहे, और उन्होंने अपने कार्यक्षेत्र के अंदर भारतीयों के साथ न्याय भी किया, और वहां के लोगों का कहना है कि अन्याय भी किया। उसी अन्याय के बरेली के एक नागरिक मनोज वटवानी भी थे। उनको सिक्योरिटी रीजन से चलते लाइबेरिया से एक्सपेल कर दिया गया। वो भारत आए और संघ के एक प्रचारक रामलाल जी ने मुझसे बात करने के लिए उनको भेजा, और ये कहकर भेजा कि आपके विषय के साथ डॉक्टर विजय जॉली ही न्याय करवा सकते हैं। जब संघ के इतने बड़े प्रचारक का मेरे में विश्वास हो,
मनोज वटवानी मेरे पास आया हो, हम्म, हमने उनकी भरपूर मदद करी। और मैं मोदी सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जब हमने लेटर्स लिखकर सरकार का ध्यान 20 साल से अपॉइंटेड भारत के ऑनरी काउंसिल के इस प्रक्रिया की ओर दिलाया, तो भारत सरकार ने उनको तुरंत प्रभाव से निरस्त किया। लाइबेरिया के अंदर अपना नया राजदूत नियुक्त किया। तय करवाकर नियुक्त किया और मनोज वटवानी के केस को वहां की न्यायिक प्रक्रिया से निकलते 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 उसके साथ न्याय करवाने के लिए हमने यत्न किया। आज भी मनोज वटवानी अपनी उस न्यायिक प्रक्रिया के आखिरी दौर पर है और अभी वो सियारे लियोन में है। और भारतीय मूल के नॉन रेजिडेंट इंडियंस, मैं उनको प्रणाम करता हूं जिन्होंने उसके परिवार का, उसके खान पान का, उसके रहने का पूरा ध्यान रखा। मुझे पूरी आशा है लाइबेरिया सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार के ऊपर मनोज के इस केस के साथ न्याय करेगी और मुझे उस केस को हाईएस्ट अथॉरिटीज लाइबेरिया में भी और भारत में भी उठाने का सौभाग्य मिला। नहीं सर, इस तरीके के केस आप करते रहते हैं। लखनऊ का एक मामला है, एक मेरे आईएएस मित्र हैं, उनके द्वारा वेद प्रकाश नाम के उनके एक बच्चा, उनकी वाइफ इराक में फंसी हुई थी। तो मैंने भी यही, जैसे आपने बताया, मैंने आपका नाम सजेस्ट करा। वो जब आपके पास पहुंचते हैं फिर वो पूरी कहानी मैं चाहूँगा कि वो भी आप बताओ किस तरीके से आपने वो मानवीय पहलुओं को हल करा था। ओम प्रकाश नाम के एक वेद प्रकाश नाम के एक भारतीय नागरिक लखनऊ के एक स्कूल में पढ़ाते थे। उससे पूर्व वो ईरान गए। ईरान में उनका एक ईरानी लड़की के साथ विवाह हुआ। विवाह के उपरांत विवान नाम का उनका छोटा बच्चा पैदा हुआ। ईरान के अंदर अपने धार्मिक मूल्यों के आधार के ऊपर उनका निष्कासन हुआ। वो भारत आ गए और आपके संपर्कों के माध्यम से वो मुझसे जुड़े, क्योंकि उनकी धर्मपत्नी जो ईरान की नागरिक थी और उनका बच्चा जो ईरान का नागरिक था, उनको ईरान से निकलकर भारत आने की अनुमति ईरान की सरकार राजनीतिक और धार्मिक आधार पर नहीं दे रही। मैंने उस पूरे मसले को भारत सरकार से, विदेश मंत्रालय से और ईरान के भारत में राजदूत और ईरान के अंदर जो मेरे संपर्क थे, ईरान के फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट जिनको मैं अनेकों बार अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में मिल चुका था, मेरे प्रेशर के बाद भारतीय नागरिक की ईरानियन पत्नी और उनके छोटे बच्चे विवान को भारत आने का पॉलिटिकल परमिशन मिला और उनका रीयूनियन हमने दिल्ली में कराया। मुझे खुशी है, मैं अपने आप को धन्य मानता हूं। मुझे सरकारें भी सीरियसली लेती हैं। ऐसे विषय जो मानवता के आधार के ऊपर कूटनीति को ध्यान में रखकर डिप्लोमेटिक बाउंड्रीज के बीच में उनका निराकरण करवाने का अगर मुझ जैसे स्वयंसेवक को मिलता है नहीं, तो मैं ना कल और ना आज मैं उतना ही इंपॉर्टेंट हूं जितना विधायकी के समय था या ऑपोजिशन के समय था, और उतना ही मेरी आवाज में और मेरी लेखनी में दम है जो आज मेरी सरकार के समय मेरे ब्यूरोक्रेट्स, मेरे राजनीतिक मित्र मुझे लेते हैं। बर्थडे बॉय को विश करा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 75वां जन्मदिन एक अनूठे ढंग से मुझे मनाने का सौभाग्य मिला। जी,
जन्मदिन आज है 17 सितंबर को। मैंने 11 सितंबर को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर उनके 11 साल जनहितकारी योजनाएं, जिनको मैंने हिंदी में और अंग्रेजी में चुना, डेट वाइज चुना, और किस स्कीम का भारत के नागरिकों को कितना लाभ मिला, इसको मैंने एक बड़ी चित्र प्रदर्शनी लगाकर दुनिया को, देश को, दिल्ली के लोगों को दिखाने की कोशिश करी। बड़े नेता को खुश करने की कोशिश नहीं करी। मेरे से एक मेरे मित्र ने बोला, आप उस प्रधानमंत्री के पक्ष में चित्र प्रदर्शनी का आयोजन कर रहे हो जिनके समय में आपकी शब्दावली को लूं, आपको तो कुछ नहीं मिला। आपको तो ना सरकार का ना संगठन का हिस्सा बनने का मौका दिया गया। तो मैंने कहा, उन्होंने जो किया वो जाने। मैं अपने नेता, अपनी विचारधारा के लिए जो कर सकता हूं मैं करता रहूंगा। आई एम 100% कमिटेड टू द आइडियोलॉजी एंड द पार्टी एंड द लीडर। बीजेपी रिफॉर्म कर चुकी है अपने आप को, इसलिए विजय जोली के अंदर जो टीस है वो बाहर नहीं निकल पा रही है। और इसके साथ ही मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए, सूरीनाम के अंदर जो भोजपुरी विश्वविख्यात गायक हैं। सर मजेदार सवालों को काट रहे हैं। अभी बताऊंगा, अभी आऊंगा, अभी बात नहीं पहले वाली पूरी हुई। सूरीनाम के विश्वविख्यात भोजपुरी गायक क्रिस राम खिलावन से बात कर कर सूरीनाम से मोदी जी के गुणगान करने का एक गीत भी मैंने अपनी उस चित्र प्रदर्शनी में दिखाया। और उसके साथ साथ एक 15 मिनट की इन होम लघु फिल्म मोदी जी के कार्यकाल पर 2014 से 2025 तक भी दिखाई है। आपको भी भेजूंगा। वो एम्बेसडर्स को भी गई, कई देशों के राष्ट्रपतियों को भी गई, प्रधानमंत्रियों को भी गई, मेंबर पार्लियामेंट्स को भी गई, ब्यूरोक्रेट्स को भी गई, मीडिया को भी गई, बिजनेस वालों को भी गई। मुझे कोई रोक नहीं सकता। जिस व्यक्ति ने देश का नाम दुनिया भर में फैलाया है, उस प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में अगर विजय जॉली कुछ नहीं करेगा तो मैं इस विचारधारा का सच्चा स्वयंसेवक नहीं हूं। एक सर पॉलिटिकल विचारधारा से अगर अलग बात करी जाए जो आप लोगों की है, विपक्ष मांग करता है 75, आप कहते हैं नॉट आउट, और दूसरी तरफ जो आवाज आ रही है आउट। है कोई फैसला इस पे, या फिर जो चल रहा है वो चलने दो? आउट या नॉट आउट? देखिए, एज से आप किसी भी व्यक्ति के काम करने की ऊर्जा का आकलन नहीं कर सकते। नजमा हेपतुल्ला, सुमित्रा महाजन, मुरली मनोहर जोशी, आडवाणी जी, कितने नाम गिनाऊं मैं? सबने अपनी इनिंग्स को बखूबी निभाया है। मैं उन सबको प्रणाम करता हूं, और जो अब निभा रहे हैं मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। ये सर पॉलिटिकल जवाब हो गया। मैं ये हो सकता है, ये आउट और नॉट आउट ये हो सकता है आपकी परिभाषा में, क्योंकि जो उत्तर आप चाहते हैं उससे मैं एक मत नहीं। मैं पर्सनली उत्तर नहीं, जनता जो चाह रही है। जब भाई ये सवाल आप लोगों ने लकीर खींची है, प्रधानमंत्री जी ने लकीर खींची है कि भी 75 साल का जो होगा वो मार्गदर्शन मंडल में चला जाएगा, ठीक है। अब वो जब आपके ऊपर आ रहा है तो अब आप ये कह रहे हो कि नहीं, कुछ कम कोई मतलब नहीं बनता है। मतलब देखिए, तो अभी परम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने स्वयं इस बात के ऊपर स्पष्टीकरण दिया। ऐसी कभी भी कोई भी बात ना संगठन में ना संगठन के बाहर हुई नहीं डॉक्टर, लेकिन उसको जिस प्रकार से एट्रीब्यूट किया गया वो मीडिया की क्रिएशन रहा। और कभी भी मेरा भी ये मानना है, आपका भी ये मानना होगा, जब तक दिमाग चलता रहे, पैर चलते रहें, कमिटमेंट टू द कॉज रहे, उसके अंदर एज इज नेवर अ फैक्टर। सर न्यूरोलॉजिस्ट जितने भी डॉक्टर वो कहते हैं कि 70 के बाद में कुछ नहीं बचता है। भाई इतने बड़े फैसले के लिए कोई कैसा है। खैर ये तो एक पॉलिटिकल, अगर नहीं बचता होता तो उन
75 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल स्टेज के ऊपर, वैश्विक परिपटल के ऊपर किस प्रकार से भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए, चाइना हो या पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत की अस्मिता की बात जिंदा रखने की बात हो, वो कैसे कर सकता है। बिहार चुनाव में क्या उम्मीद है आप लोगों की? देखिए, मैं चुनावी विश्लेषक तो नहीं हूं, लेकिन जितना मुझे फीडबैक मिलता है विभिन्न आयामों से, नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन मोदी जी के नेतृत्व में बिहार चुनावों में जीत की ओर अग्रसर है। हम कल भी जीते थे और हम अब भी जीतेंगे, ये विश्वास हमें भी है, देश की जनता को भी है और बिहार की जनता को भी है। और एक चीज मैं आपकी इस पॉडकास्ट के माध्यम से अपने सारे श्रोताओं को बता देना चाहता हूं। इस 11 वर्षों के शासन काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व ने जो एक समर्थता का भाव, एक सेफ्टी और सिक्योरिटी का भाव देश के फ्रेगमेंटेड पॉलिटिकल सिस्टम में दिया है, अगर देश को कोई स्थिरता दे सकता है, अगर देश को कूटनीति के क्षेत्र में ऊंचे शिखर पर लेके कोई जा सकता है, देश के नौजवानों को कोई राह दिखा सकता है, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी का संगठन ही कर सकता है। इसलिए अनेक राज्यों के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत होती रही और कांग्रेस की निरंतर हार होती रही। तो ये थे हमारे साथ हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय जोली जी, जिन्होंने अपनी सामाजिक और राजनीतिक यात्राओं के अलावा हर विषय पे इन्होंने बखूबी हमें हर सवाल का इन्होंने जवाब दिया। अगले पॉडकास्ट में और नए मेहमान के साथ में हम होंगे रूबरू। तब तक के लिए नमस्कार।